हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोग जो मॉडल पेपर जारी हुआ झारखंड बोर्ड का, उसमें क्लास 10th का सेट 1 का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे साइंस सब्जेक्ट का। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल जाए। एक एक करके एक एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देंगे। अगर आप सिलेबस को कंप्लीट किए हो या नहीं किए हो, आप अपना चैप्टर कंप्लीट किए हो नहीं किए हो, लेकिन इसी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसको अगर पूरा देख लीजिएगा तो खुद से ही आंसर लिख दीजिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप लोग को जानकारी मिले और समझ के रखिए ताकि एग्जाम में दोस्तों इससे संबंधित सवाल पूछे तो वो भी बन जाए। ठीक है, एग्जाम सामने है इसलिए अच्छे से देख लीजिए इसको, और ऐसा कि मतलब एक बार देख के भूले नहीं, और इस तरह मैं समझा भी दूंगा आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सभी को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह का हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए दोस्तों हर एक का अपलोड कर देंगे, बस वेट कीजिए, एक दो दिन के अंदर सारा सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। और एग्जाम की धाकड़ तैयारी करने के लिए बिल्कुल, तो और क्या ही कहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाला है। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को मॉडल पेपर के बारे में कुछ यहाँ जानकारी दे दूं। क्लास 10th यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का है, सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो हम लोग अभी साइंस का बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए साइंस का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग का दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन, उसका सही सटीक जवाब क्या होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं साइंस का सेट 1 है। ठीक, ये देखिए, इसमें दोस्तों लोग 40 नंबर रहेगा और 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 2 पाली में एग्जाम होगा। फर्स्ट जो पहला पाली होगा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा और जो दूसरा पाली होगा उसमें ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। टोटल चाहे कोई भी सेट रहे आपका, सोशल साइंस, मैथ, कुछ भी, आपका टोटल 19 क्वेश्चन रहेगा उसमें। ठीक है, 19 क्वेश्चन में देखिए 1 से 7 तक जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, उसमें से आपको केवल 5 का आंसर देना है। और प्रत्येक का दोस्तों 2 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब 5 गुने 2 यानी ये 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर से जो 14 नंबर तक का क्वेश्चन रहेगा उसमें भी आपको सिर्फ 5 का ही जवाब देना है, जो कि प्रत्येक 3 नंबर का रहेगा। मतलब यहाँ 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो उधर कितना हो गया 10 और इधर 15। ठीक, और जो है आप लोग का देख लीजिए 15 से 19 तक ये दीर्घ उत्तरीय है, और इसमें से भी आप लोग केवल 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का है, तो 5 को और 3 से यहाँ भी गुना करेंगे, 3 क्वेश्चन है और 5-5 नंबर करके, तो यहाँ भी 15 नंबर हो जाएगा। तो 15 नंबर प्लस इससे पहले वाला जो 3 नंबर वाला था वो भी 15 नंबर, और पहला वाला 10 नंबर, मतलब टोटल 40 नंबर का एग्जाम आप लोग का सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये पहला सेट था इसलिए मैं समझा दिया, बाकी सेट में सीधा डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, ये सारा सवाल आप लोग को दिया हुआ है। चलिए मैंने इसको खुद से अलग से एक आंसर सेट तैयार किया है, बिल्कुल खुद का लैंग्वेज में आंसर लिखा है, जो आप लोग को समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला सवाल है आप लोग देख सकते हैं क्या है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। ये पहला सवाल है। तो जैसा मैं लिखा हूं बस वैसे लिख दीजिएगा ना, एक नंबर भी आपका एग्जाम में कटने वाला नहीं है। क्या है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, उसको हम लोग सी से नोट करते हैं। ठीक है, होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको ऐसे लिखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल दूसरा नंबर क्या है, वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। दोस्तों वोल्टमीटर जो है एक मशीन टाइप का होता है, एक डिवाइस होता है। ठीक है, उसको परिपथ में जोड़ा जाता है और इसका प्रयोग क्या करते हैं, देखिए वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अब पूछिए सर विभवांतर क्या है, तो विभवांतर मतलब वोल्टेज। आप लोग बोलते हैं ना घर में, सर वोल्टेज बढ़ गया, अरे वोल्टेज घट गया, तो उसी को मापने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर को इंग्लिश में ही वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिए जो विद्युत परिपथ में, ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्वक्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में किसमें, पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। और दोस्तों याद रख लीजिए यहाँ पर अगर आमीटर की बात करें तो आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पर वोल्ट मीटर पूछा है तो कभी आमीटर भी पूछ सकता है। तो आमीटर से क्या मापते हैं, धारा मापते हैं, और उसका प्रयोग, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या बोला है कि एक ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है भैया, जी हाँ, पारा। पारा दोस्तों एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छे से देख लीजिए। अगला सूत्र है एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। देखिए एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है। मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो और भी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी इसका सूत्र समझ लीजिए। एल्काइन का जो दोस्तों सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ओके, ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, एल्केन का क्या होता है तो CnH2n होता है,
सॉरी CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। ठीक, इसको ऐसे लिखिएगा आप लोग CnH2n और यहाँ पर -2 कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का एल्काइन का सूत्र। अगला सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो भैया जी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ का उदाहरण दे। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जैव निम्नकरणीय क्या है। ठीक है, तभी आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अपने माइंड से भी। जैव निम्नकरणीय मतलब ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जिसका विघटन हो जाता है, जिसका सूक्ष्म जीव उसको मतलब क्या, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो कागज हो गया, लकड़ी हो गया, सूती कपड़ा हो गया, ये सारा चीज क्या है, जैव निम्नकरणीय है। लेकिन यही अगर प्लास्टिक की बात करें दोस्तों, प्लास्टिक जैव निम्नकरणीय है क्या? वो मिट्टी में मिलता है? नहीं मिलता है। जो भी चीज मतलब हम लोग आम भाषा में बोले कि जो मिट्टी में मिल जाएगा वो जैव निम्नकरणीय हो जाएगा। ठीक है, मतलब जीवित जैसे कागज हो गया क्या, उसको कुछ दिन बाद रख दीजिएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। पेड़ पौधे भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार जैव निम्नकरणीय उदाहरण क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा, लकड़ी, सूती कपड़ा, ये सब हो जाएगा। उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है। तो उत्पादक मतलब जो किसी चीज को तैयार कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर उत्पादक मतलब बात हो रहा है जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो अपना खाना स्वयं तैयार करता है। जैसे पेड़ पौधे किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं। हम लोग उत्पादक नहीं है भैया, हम लोग खाना तैयार करते हैं क्या? हम लोग खाना तैयार करते हैं, खुद खाने के लिए सब्जी पकाते हैं, चावल बनाते हैं, लेकिन भैया सब्जी कहाँ से आता है? चावल के लिए धान कहाँ से आता है? वो भी हम लोग किसी और पर निर्भर रहते हैं। मतलब हम लोग हर एक खाने के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, तो हम लोग भैया उत्पादक नहीं है, हम लोग उपभोक्ता हैं। उत्पादक कौन हो गया? पेड़ पौधे हो गया, कुछ छोटे जीव है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना खाना तैयार करता है। तो उत्पादक किसके द्वारा करता है? प्रकाश संश्लेषण। और उसके अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो वो लोग निर्भर रहता है जल पर, सूर्य के प्रकाश पर, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। ठीक है, उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। ये आंसर हो गया। क्यों? इसका प्रयोग वो लोग प्रकाश संश्लेषण में करता है। गेट इट। 8 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम्ब आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो सबसे पहले 1 एम्पियर की परिभाषा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये 1 एम्पियर की परिभाषा। जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर कोई तार है, ठीक है, उसमें 1 सेकंड में कितना धारा प्रवाहित होगा? कितना आवेश प्रवाहित होगा? 1 कूलम्ब। तो उसे हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब आगे बोला कि अगर 500 कूलम्ब चार्ज है और 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है तो कितना धारा होगा वो निकलना है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर आप लोग को सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो Q कितना दिया है? Q दिया है आपका 500 कूलम्ब, और समय कितना दिया है? तो समय दिया है यहाँ पर आप लोग का 10, लेकिन दिया क्या? मिनट में दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे। 10 को कितना से गुना कर देंगे भैया? तो 10 को हम लोग 60 से गुना कर देंगे, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सही 0 है, तो यहाँ पर 600 सेकंड हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आई मतलब क्या होता है? Q/T। तो Q/T फॉर्मूला होता है आई का, याद रख लीजिएगा। ठीक है, Q/I का फॉर्मूला होता है Q/T। ओके, Q/T। Q कितना है? 500 है तो 500 लिख देंगे। T कितना है? 600 है तो 600 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.648, तो 0.8 और 3 6 0.83 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस देख लीजिए यही आंसर है, और जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड आप लोग का नहीं है। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। किसी तार 2 सवाल इसमें, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? ठीक है, बोल रहा है कोई तार है, उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है? तो याद रख लीजिए, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं दोस्तों कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। मतलब ऐसा, तार जितना भैया मोटा होगा धारा उतना अच्छी तरह से और ज्यादा बहेगा। ठीक है, पतला तार होगा तो धारा यहाँ पर बहने में, इलेक्ट्रॉन क्या दिक्कत से जाएगा, तो यहाँ पर धारा बहने में दिक्कत होगा।
लेकिन जितना मोटा तार उतना इलेक्ट्रॉन अच्छा आसानी से फ्री चलेगा, तो यहाँ पर धारा आसानी से बहेगा। तो याद रखिए, जितना मोटा तार उतना अच्छा से यहाँ पर धारा बहेगा, तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा मोटा तार तो प्रतिरोध कम होगा, और पतला तार होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब कोई चालक का जो प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध मतलब क्या, रुकावट, धारा में जो रुकावट आता है उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो किन कारकों पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, कि तार कितना लंबा है इस पर निर्भर करेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब मान लीजिए ये तार है, ठीक है, तो ये तो भैया तार की लंबाई हो गया, और ये जो दिख रहा है ये आपका होता है गोल वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और चालक के पदार्थ की प्रकृति, मतलब ये किस चीज़ का तार है, एल्युमिनियम का है, लोहा का है, उस पर भी निर्भर करता है। आप लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, R = ρL/A। ठीक है, L मतलब लंबाई, A मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, और ρ मतलब पदार्थ की प्रकृति। बस इस तीनों पर ही निर्भर करता है, लंबाई पर, एरिया पर और पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, आगे देखिए 10 में क्या पूछा है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। बहुत आसान सवाल है, क्या है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी क्या पिघलता नहीं है। भैया गलनांक ज्यादा होगा तो गलेगा नहीं जल्दी, इसलिए यहाँ पर शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु का बनाया जाता है, क्योंकि उसका गलनांक ज्यादा होता है और जल्दी गलता नहीं है। 11 में देख लीजिए, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। पर्यावरण हितैषी मतलब क्या, जो पर्यावरण के हित में हो, ऐसा हम लोग के कोई अभ्यास लिखिए जो पर्यावरण के हित में हो। भैया हम लोग का तो ऐसा कोई अभ्यास ही नहीं करते हैं, बाजार जाते हैं प्लास्टिक का झोला में सामान ले आते हैं, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, गाड़ी से धुआं उड़ाते हैं, तो ये सब पर्यावरण हितैषी नहीं है। पर्यावरण हितैषी क्या है कि प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना, गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज्यादा करना, और हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना। ये 3 हम लोग का ऐसे अभ्यास हो गए जो पर्यावरण के हित में है। ठीक, और भी बहुत सारे हो सकता है, आप खुद से भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। तो समझ लीजिए, एक ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा रचना में तो समान होते हैं पर कार्य में भिन्न होता है। मतलब जो रचना में, ठीक है, जिसकी रचना संरचना एक जैसी होगी पर उसका जो कार्य होगा अलग अलग होगा। कैसा, उदाहरण क्या हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण हो जाएगा पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद। अग्रपाद मतलब आगे का जो घोड़े का पैर है वो चीज, ठीक है। पक्षी का पैर में आप लोग देखे होंगे और घोड़े का अग्र लगभग बनावट सेम ही होता है, ठीक है। पक्षी आप लोग उसका अंदरूनी संरचना की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसका अगर कंकाल टाइप का देखेंगे तो लगभग एक ही जैसा दिखता है। मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, ठीक है, ये भी क्या एक ही जैसा होता है। जो हम लोग का हाथ होता है और गाय का जो आगे का होता है पैर, वो भी एक जैसा होता है पर कार्य क्या अलग अलग होता है। मेढक का अग्रपाद तथा पक्षी के पंख, मेढक का भी अग्रपाद जो आगे का उसका हिस्सा होता है हाथ टाइप का वो, और पक्षी का पंख एक ही जैसा होता है, लेकिन कार्य क्या होता है उसका भिन्न भिन्न होता है। तो उसे हम लोग समजात अंग बोलेंगे। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। परितंत्र मतलब क्या, पहले आपको समझना पड़ेगा। परितंत्र मतलब सारा चीज इस दुनिया में जो भी चीज आपको दिख रहा है, हम आप, ये हवा, पेड़ पौधे, पक्षी, मिट्टी, आकाश, जो भी है सब मिलाकर परितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अपमार्जक क्या, अपमार्जक मतलब क्या होता है आप सर ये भी बता दीजिए। तो अपमार्जक मतलब होता है दोस्तों छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो किसी चीज को विघटित कर देता है। आप लोग देखे होंगे जब कोई आलू सड़ जाता है, कोई चीज मर जाता है तो उस पर छोटे छोटे कीड़े रेंगने लगते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, उसे ही अपमार्जक बोलता है। वो क्या, उसको इतना विघटित करके मिट्टी में मिला देता है, तो उसी का नाम, उसी को हम लोग अपमार्जक बोलते हैं। तो उसका क्या भूमिका है परितंत्र में, तो देखिए परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है। मतलब क्या, परितंत्र में अपमार्जक क्या करता है, मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है। मृत जो जैव मतलब जो जीवित रहता है उसके जो मर जाता है फिर अवशेष उसका जो बचता है उसको निपटान मतलब खत्म कर देता है। यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं तथा वे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सोचिए अगर अपमार्जक नहीं होता तो कोई चीज यहाँ पर मर जाता तो वो ऐसे ही रहता, मिट्टी में नहीं मिलता। कोई यहाँ पर कुछ सड़ जाता तो ऐसे ही रहता, मिट्टी में नहीं मिलता। तो ये सारा काम किसका रहता है, अपमार्जक का रहता है, ठीक है। आगे देखिए समजात, ये भैया इस दुनिया में हर एक का कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। बिना कोई मतलब बिना काम का भगवान किसी को नहीं भेजा है।
और आप लोगों का काम है दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करना, अपना नाम रोशन करना, ठीक है। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक मतलब क्या, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन रहता है जिसमें, तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। कैसे, जैसे देखिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, इस सब क्या है, एक ही जैसा यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह है। क्या है, सब में OH है। OH को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अल्कोहल बोलते हैं। तो सब में अल्कोहल है, ठीक है। आप फॉर्मूला अलग देखिए है, लेकिन प्रकार्यात्मक समूह तो सेम है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ये हो गया समजातीय श्रेणी। गेट इट। आगे देखिए क्या बोला है, अगला सवाल क्या है कि श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, मतलब प्रूफ करना। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है यार, आप लोग लिख के ले लीजिए एग्जाम में। आप लोग का ये लगभग मतलब क्या आ ही जाएगा ये क्वेश्चन 5 नंबर में भैया, तो ध्यान से देख लीजिए इसको क्या है। देखिए, आसान भाषा मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, ज़्यादा मतलब उल जुलूल यहाँ पर नहीं दिया है कुछ, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है। क्या, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, यहाँ पर इसमें नहीं जिसमें होगा, ठीक है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती हो उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। इसका आप लोग दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जब प्रतिरोध के किसी एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ करके एक परिपथ बनाया जाता है तो उसे हम लोग श्रेणीक्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफिनेशन है, आप लोग कोई भी लिख सकते हो, ये आसान लगा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आप लोग को फिगर बनाना है, सिंपल सा फिगर बनाना है, कोई दिक्कत तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक। यहाँ पर 3 को क्या दे दिया, हम प्रतिरोध दे दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो आमीटर भी लगा सकते हो, आमीटर मतलब यहाँ पर लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक कुंजी, आप लोग चाहो तो कुंजी भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नहीं लगाओ तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं वैसे, ठीक। तो ये आप लगा दिए और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये धारा बह रही है। यहाँ पर एक बैटरी है जिसका वोल्टेज भी दिया हुआ है, ठीक, और ये धारा I बह रही है। प्रत्येक का यहाँ पर इसका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसमें से जो विभवांतर पार होता है वो V1 है, इसमें V2 है और इसमें V3 विभवांतर पार हो रहा है। देखिए आपको क्या लिखना है कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। बिल्कुल सर, श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, जिसमें क्या कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इतना तक आ गया समझ में। अब प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या है, V1, V2 तथा V3 है। प्रतिरोधों के सिरों पर प्रतिरोध क्या है, R1, R2, R3, और उस पर विभवांतर क्या है, V1, V2, V3। ओम के नियम से भैया हम जानते हैं क्या होता है, V = IR। इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। ये ओम का नियम होता है दोस्तों, वहां से V = IR हम ले लिए, होता है फॉर्मूला। अब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए भी वहां पर विभवांतर होगा, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। V2 के लिए क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। और V3 क्या हो जाएगा, IR3। समीकरण 2, 3, 4 मान लिए। और प्रतिरोध जो परिपथ का कुल विभवांतर है वो क्या है, वो V है। आप लोग देख सकते हो कुल विभवांतर कहाँ, V से ही जा रहा है ना, तो V है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कुल विभवांतर V है, मतलब क्या, V = V1 + V2 + V3 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से मतलब V का भी मान बैठा देंगे, V1, V2, V3 सभी का मान बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा, V का मान IR हो जाएगा, V1 का मान IR1 हो जाएगा, इसका IR2 हो जाएगा और इसका IR3 हो जाएगा। देखिए इसमें सब में I है तो हम क्या, I कॉमन ले लिए, तो इधर भी I इधर भी I कटिंग। एंड फाइनली R = R1 + R2 + R3 इज द फाइनल आंसर। इतना कर दीजिए, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 5 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों एक न्यूमेरिकल, यहाँ पर बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, वैसे चिंता मत कीजिए, मैं न्यूमेरिकल पर बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। अगर आप लोग नहीं भी समझेंगे तो आप लोग मतलब यार समझ जाओगे, इतना आसान सा न्यूमेरिकल आगे और भी बताने वाला हूँ। देखिए क्या यहाँ पर एक यहाँ पर फिगर दिया है, 3 प्रतिरोध यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों समांतर क्रम। इस प्रकार का जब रहता है ना ई, तो समांतर क्रम बोलते हैं। जब एक के बाद ही एक रहता है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, ठीक। तो ये समांतर क्रम में है जिसमें R1, R2, R3 है और एक 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ा हुआ है। तो मान लिए R1 कितना है, 5 ओम, R2 कितना है, 10 ओम, और R3 कितना है, 30 ओम, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया है, 12 वोल्ट। अब हम लोग को इसमें सबसे पहला सवाल क्या है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालिए। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है समांतर क्रम के लिए, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये होता है समांतर क्रम के लिए, ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए हम अभी बताएं आप लोग को, R = R1 + R2 + R3, ये समांतर क्रम के लिए होता है। बस जहां पर जो वैल्यू है बैठा दीजिए। R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू हम अभी लिखे, देखिए 5 है तो 1/5 लिख दिए।
ठीक है। R2 का 10 है तो 1/10, R3 का 30 है तो 1/30। इसका एलसीएम लीजिएगा 30 आ जाएगा, इसका एलसीएम करके कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 10/30 आएगा। ये आया 1/R, हमको निकालना है R, तो R इक्वल टू उल्टा कर दीजिए 30/10 हो जाएगा, काट के 3 ओम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओम क्या है भैया, तो ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धारा निकालिए, परिपथ का कुल धारा क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो I इक्वल टू क्या होता है हम लोग का V/R होता है। V कितना है इसमें 12 एम्पियर दिया है और R कितना निकाले हम 3, तो 12/3 की जगह तो 4 एम्पियर यहाँ पर निकल जाएगा। फिर और एक क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर में कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए हम I1 R1 R2 R3 से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है निकाल लेते हैं। तो R1 से I1 प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या जाएगा, यहाँ पर धारा जाएगा I, यहाँ पर बढ़ जाएगा I1 I2 और I3 में। ठीक है, तो हम I1 I2 I3 निकाल लेते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R1, V कितना है 12, R1 कितना है 5, भाग दीजिएगा तो 2.4 आंसर आएगा। I2 कितना है V/R2 हो जाएगा तो 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर हो जाएगा। और I3 कितना V/R3 यानी कि V12 और R3 कितना 30, भाग दीजिएगा तो 0.4 एम्पियर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब इस टाइप का बहुत सारे सवाल लाऊंगा आगे जब मैं आप लोग को इस मॉडल पर खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जो मैंने आप लोग को जब धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़ाया था तभी मैंने बताया था रासायनिक गुण भी होता है, और उसी के आधार पर देखिए सवाल पूछ दिया आप लोग का कि धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो देख लीजिए क्या है, एक तरफ धातु लिखना आपको, एक तरफ अधातु, बस और कुछ नहीं करना है। धातु में क्या, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों वो क्षारीय होते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया कि धातुओं के जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अधातु में कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। हो गया पहला। ठीक है, हर एक को मैंने एक दूसरे से जोड़कर किया कि अगर आप एक को याद कर लेते हैं दूसरा ऐसे ही याद हो जाएगा। धातु ऑक्साइड क्या होता है क्षारीय, तो अधातु क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। ये लाल को नीला करता है तो नीला को लाल करता है, बिल्कुल उल्टा है, एक दूसरे के ऑपोजिट। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, मतलब धातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, जैसे सोडियम क्या है धातु है, तो सोडियम पर आप लोग हमेशा देखें सोडियम पर प्लस चार्ज ही रहता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहता है। और जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। क्लोरीन क्या है अधातु है, यह देखिए हमेशा माइनस होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या लेता है इसलिए इस पर माइनस साइन आता है, ऋणायन बनाता है। भैया जो दिया वो धनी बन गया, जो लिया वो ऋणी बन गया। ठीक है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और यहाँ पर धातुएं जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, अभिक्रिया नहीं करती है। यह जलीय विलयन में धनायन बनाती है और यह जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। एक को याद कर लीजिए कि धातु क्या करते हैं जलीय विलयन में धनायन बनाते हैं, तो अधातु क्या करेगा ऋणायन बनाएगा। और यह अपचायक की तरह कार्य करती है। ठीक है, और यह क्या करता है ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। बस यही कुछ डिफरेंस है। आगे चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्या बोला है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए पोषी स्तर है क्या चीज। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं जिसे पोषी स्तर कहते हैं। माइंड से पार हो गया क्या, अब नहीं होगा। देखिए आहार श्रृंखला मतलब क्या, खाने का ऐसा श्रृंखला मतलब क्या, जैसे बकरी मान लीजिए घास को कोई कीट खा गया, कीट को कोई दूसरा चीज खा गया, इस प्रकार जो श्रृंखला बनता है उसे हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, अब आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक कौन हो गया, तो उत्पादक हमेशा याद है कि पेड़ पौधे ही होते हैं और कुछ जीव होते हैं, उपभोक्ता हम जैसे राक्षस होते हैं। चलिए मजाक कर रहा था। ठीक है, ये जो ग्रहण करता है मतलब उत्पादक और उपभोक्ता एक श्रेणी बनता है, उसे हम लोग यहाँ पर आहार श्रृंखला कहते हैं और ये जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं पोषी स्तर कहते हैं। देखिए पोषी स्तर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने पोषी स्तर लिया है पादप, कीट, मेढक, सर्प मतलब सांप और चील। यहाँ पर कीट क्या कर रहा है, पादप को कोई पेड़ पौधा है उसको खा जा रहा है। कीट को कौन खा जा रहा है, तो भैया कीट को मेढक आके खा जा रहा है। फिर मेढक को कौन खा जा रहा है, तो मेढक को भैया सांप आके खा जा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है, सांप को चील खा जा रहा है। ठीक है, और चील लास्ट में मर के मिट्टी में मिल जा रहा है। तो ये एक श्रृंखला तैयार हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पोषी स्तर या फिर आहार श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये हर एक चीज, तो यहाँ पर स्तर कौन कौन सा है, ऊपर दिए गए खाद्य श्रृंखला में 5 कड़ियां है, 1 2 3 4 5, जिसमें पादप जो है प्रथम पोषी स्तर है। पादप क्या सबसे पहला पोषी स्तर है और जिसे हम लोग स्वयं पोषी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद तैयार करता है।
द्वितीय पोषी स्तर में क्या है, द्वितीय पोषी स्तर में आप लोग देख सकते हैं कीट है जो पादप को खाता है, तृतीय पोषी स्तर में मेढक है जो कीट को खाता है, चतुर्थ पोषी स्तर में सर्प है मतलब सांप है जो मेढक को खाता है, और पांचवा जो पोषी स्तर उसमें चील है जो सांप को यहाँ पर खा जाता है। ठीक है, तो यही है आप लोग का पोषी स्तर और हर एक को मैंने समझा भी दिया है। और अंतिम सवाल है आप लोग का, प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो माता पिता को ये वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं उन्हें यहाँ पर प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, आपके माता पिता में ऐसा कुछ लक्षण है जो आप में भी दिखाई देते हैं, तो ये लक्षण दोस्तों यहाँ पर प्रभावी लक्षण कहलाता है। और मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाइए। तो ध्यान से देख लीजिए, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे का संकरण कराया था, जब एक दूसरे को वहां पर मिलाया, तो उससे जो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में मिला सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। क्या एक लंबा और एक बौना लिया था, पर सिर्फ लंबा ही दिखाई दिया, मतलब बौना का यहाँ नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के लक्षण दिखाई दिया, पैतृक लक्षण दिखाई दिया। उन दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया, मतलब दोनों का मिश्रित होता तो होता मीडियम साइज का बनता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, लंबा ही बना। ठीक है, अब आगे देखिए, उसने पैतृक पौधों को और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया। यहाँ पर ये देखिए, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप दे दीजिएगा। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, और अब की बार जो उगाया उसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें एक चौथाई पौधे बोने थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे के लक्षण को प्रभावी लक्षण और बोने पौधे के लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा। मतलब जिसका मतलब माता पिता से मिला उसको प्रभावी कहते हैं यहाँ पर, जो उसको नहीं मिला वहां पर अप्रभावी कहता है। ठीक है, तो यही कुछ दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, और ये था दोस्तों आप लोग का सेट 1 का डिटेल सॉल्यूशन। और सभी को शेयर कर दीजिए। इस एक के बाद दोस्तों एक यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चंस को खुद से टाइप किया है हाथ से, आंसर को खुद से टाइप किया है हाथ से, तो मेहनत काफी ज्यादा लगा है दोस्तों, इसलिए प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर से यहाँ पर उठाया है, फिर उसका आंसर खुद से तैयार किया है। ऐसा नहीं कि आंसर बस गाइड से छाप दिया, आंसर मैं खुद अपने लैंग्वेज में लिखा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो बस सभी को शेयर कीजिए, और हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो भी है सब कुछ अपलोड हो जाएगा धीरे धीरे, 1-2 दिन में सारा चीज अपलोड कर दूंगा। बस आप लोग तैयारी में जुट जाइए, बस यही कहेंगे। चलिए सभी के लिए इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।